In this video, we'll be having refraction at a spherical surface. इसमें हम एक स्फेयर एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमें वो पूरा स्फेयर नहीं चाहिए, हमें उसका एक छोटा सा हिस्सा चाहिए उस स्फेयर का, ठीक है, ऐसे। तो उस स्फेयर का जो सेंटर है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर होगा। इट इज़ द सेंटर ऑफ स्फेयर, ठीक है। तो अब हम हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मान लीजिए यहाँ पर है। अब हम ऑब्जेक्ट से दो रेज लेते हैं। मान लीजिए एक रे हमने ऐसे ली और दूसरी रे हम यहाँ से लेते हैं सीधे, जो अनडिविएटेड पास होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हमें नॉर्मल ड्रॉ करना होगा तो आपको पता है कि जो नॉर्मल है वो हम बेसिकली सेंटर से उस पॉइंट को जोड़ देते हैं। तो हमारा जो नॉर्मल है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये मेरा नॉर्मल होगा। अब इसको नाम नहीं देंगे, ऐसे ही रखेंगे। तो ये जो इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है, इसको आप मान लीजिए θ1, ठीक है। अब आप देखिए ये जो रे है असल में ये रे ऐसी जानी चाहिए थी, लेकिन ड्यू टू रिफ्रैक्शन ये जो रे है ये कुछ बेंड करेगी और इस तरीके से यहाँ पर ये रे है फॉल करेगी। और हमने जो दूसरी रे है आपको पता है कि वो अनडिविएटेड पास होगी, तो वो भी उसी पॉइंट पे मिलेगी, यानी यहाँ पर जो है हमारी इमेज बनेगी, ठीक है। अब देखिए ये जो मीडियम है जहाँ से रेज आ रही है उसको हम कहेंगे वो जो मीडियम है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कहेंगे नाम n1। और ये जो मीडियम है जहाँ पर ये रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन जा रही है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कहेंगे नाम n2, ठीक है। अब देखिए ये जो रिफ्रैक्टेड रे है इस नॉर्मल के साथ ये जो एंगल बना रही है इसको भी हम कुछ नाम देंगे, मान लीजिए θ2, ठीक है। अब देखिए कुछ एंगल हम यहाँ पर देखेंगे। ये देखिए इस एंगल को हम कहेंगे नाम अल्फ़ा, ठीक है। इस एंगल को हम कहेंगे नाम बीटा और इस एंगल को हम कहेंगे नाम गामा, ठीक है। अब देखिए अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ ऐसे करूँ, ठीक है, मान लीजिए ये m पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है ये n पॉइंट है। अब आप देखिएगा थोड़ा सा मतलब डेरिवेशन करने जा रहे हैं इन ट्रायंगल OMC, यानी अगर मैं ये वाली ट्रायंगल देखूं ऐसे हम दिखा सकते हैं इन ट्रायंगल OMC, ये वाली ट्रायंगल पूरी, ठीक है। इस वाली ट्रायंगल में इन ट्रायंगल OMC by exterior angle theorem, by exterior angle theorem हम ये कहते हैं कि जो इंटरनल एंगल है, मतलब जो यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा जो अंदर जो एंगल है उनका जो सम होगा वो इस बाहर वाले एंगल के बराबर होगा। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। हम ऐसा कह सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा वो θ1 के बराबर होगा। इसको हम कहेंगे ना हम एक्सप्रेशन नंबर 1। इसी तरीके से इन ट्रायंगल CMI बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ठीक है। हमने ये वाली ट्रायंगल ली है। अब देखिए C यहाँ पर है, M यहाँ पर है, I यहाँ पर है, हमने ये वाली ट्रायंगल ली है। देखिए इसमें जो इंटरनल एंगल्स है वो गामा है और ये θ2 है और जो एक्सटीरियर एंगल है वो बीटा है। यानी हम ऐसे लिख सकते हैं इंटरनल एंगल्स अल्फ़ा प्लस θ2 उनका जो सम होगा वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा, यानी बीटा। इसको आप कहिए नाम एक्सप्रेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखिए आपने स्नेल्स लॉ पढ़ा होगा। भाई स्नेल्स लॉ n1
इंटू साइन थीटा वन इज इक्वल टू n1 इंटू साइन थीटा वन इज इक्वल टू n2 इंटू साइन थीटा टू। यानी इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसको मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा वन क्या है, जो इस इंसिडेंट रे ने इस नॉर्मल के साथ एंगल बनाया हुआ है। ठीक है। अब देखिए आप, देखिए ये जो रेज है, ये सारी जो रेज है ये पैरेक्शियल रेज होती हैं बेसिकली। पैरेक्शियल रेज का मतलब क्या है कि जो रेज है ये जो एंगल जनरेट कर रही है ये सारे एंगल बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, ये जो एंगल जनरेट करेगी ये सारी रेज वो बहुत छोटे छोटे एंगल होंगे। यानी हम एक यहाँ पर मतलब मानते हैं कि जो रेज है, सिंस रेज आर पैरेक्शियल, ठीक है, all angles आर वेरी स्मॉल। यानी एंगल जो है वो बहुत छोटे हैं। अब जब एंगल बहुत छोटे होते हैं, आपने पढ़ा होगा स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। जब एंगल बहुत छोटे होते हैं तो साइन थीटा को हम अप्रोक्सीमेटली थीटा के ही बराबर मानते हैं और टेन थीटा को भी हम अप्रोक्सीमेटली थीटा के ही बराबर मानते हैं। कॉस थीटा का अलग केस है, वो यहाँ पर हमें ज़रूरत भी नहीं है, वो 1 के बराबर हम लिख लेते हैं। ठीक है। अब देखिए, आपने कहा कि एंगल बहुत छोटे हैं तो साइन थीटा को थीटा ही लिखेंगे। मतलब यहाँ पर जो साइन थीटा वन है इसको सीधे थीटा वन लिख सकते हैं, यहाँ पर जो साइन थीटा टू है इसको सीधे थीटा टू लिख सकते हैं। तो मैं लिखूँ n1 इंटू थीटा वन इज इक्वल टू n2 इंटू थीटा टू। अब देखिए n1 इंटू थीटा वन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, हमने अभी भी देखा है थीटा वन बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू n2 इंटू थीटा टू। सिमिलरली हम थीटा टू का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको यहाँ लेंगे तो ये बीटा माइनस गामा होगा। ठीक है, बीटा माइनस गामा। अब आप देखिए, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब n1 अल्फ़ा, ठीक है, पहले इसको इसके साथ फिर इसी को इसके साथ, प्लस n1 बीटा इज इक्वल टू n2 बीटा माइनस n2 गामा। अब देखिए, इस टर्म को यहाँ लाएंगे और इस वाली टर्म को यहाँ ले जाएंगे। ठीक है, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बनेगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम n1 अल्फ़ा, इसको यहाँ लाएंगे पॉजिटिव लेगा, प्लस n2 गामा इज इक्वल टू n2 बीटा, इसको यहाँ ले जाइए नेगेटिव, ठीक है, माइनस n1 बीटा। अब देखिए n1 अल्फ़ा प्लस n2 गामा बराबर, यहाँ पर n2 कॉमन ले सकते हैं, सॉरी बीटा हम कॉमन लेंगे, बीटा कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा n2 माइनस n1। ठीक है, अब देखिए आप, सिंस हमने कहा कि जो एंगल है वो बहुत छोटे हैं, ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं फॉर स्मॉल एंगल, ठीक है, टेन अल्फ़ा अगर मैं लूँ तो वो अल्फ़ा की ही बराबर होगा। अभी हमने देखा स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन से। ठीक है, ऐसे ही टेन बीटा, उसको भी हम बीटा के ही बराबर रख सकते हैं, और जो टेन गामा है उसको भी हम गामा के ही बराबर रख सकते हैं। लेकिन मसला है कि इस टेन अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, टेन बीटा की वैल्यू क्या है, और ये टेन गामा है इसकी वैल्यू क्या है। अब देखिए, इसी हम ट्रायंगल लेंगे, आपने ये चीज़ तो पढ़ी होगी कि टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब देखिए, और ये रेशो सारे राइट एंगल ट्रायंगल पे वैलिड होते हैं, तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। अब देखिए, ये मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें टेन थीटा निकालेंगे
तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर तो mn है अपॉन बेस तो on है, ठीक है। ऐसे हम लिख सकते हैं tan अल्फ़ा किसके बराबर है, mn अपॉन on। इसी तरीके से tan बीटा के लिए भी हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए, ठीक है। ऐसे हम लिख सकते हैं ये वाली ट्रायंगल, ठीक है, परपेंडिकुलर mn अपॉन बेस nc, ठीक है, mn अपॉन nc। इसी तरीके से tan गामा के लिए भी हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए, तो ऐसे लेंगे ये वाली ट्रायंगल, परपेंडिकुलर फिर से mn, बेस क्या होगा वो ni होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर तो mn सब में है, mn अपॉन, ठीक है, mn अपॉन ni, ठीक है, ये यहाँ पर था ni। अब देखिए आप, देखिए ये यहाँ पर हमारा पोल होता है, ठीक है, इसको p नाम कहेंगे पोल। अब देखिए ये जो डिस्टेंस है p से लेकर n तक ये बहुत छोटी है, इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ये बहुत नेग्लिजिबल डिस्टेंस है, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। यानी जो मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि जो ON वाली डिस्टेंस है उसको मैं OP के ही बराबर करता हूँ, ठीक है, OP, ठीक है। यानी जो ON डिस्टेंस है उसको OP के, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये बहुत नेग्लिजिबल है, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे यहाँ, ठीक है। यानी जो ON है उसको हम लिख सकते हैं OP के बराबर। इसी तरीके से जो आपका NC है, देखिए ये हम पहले हटाते हैं। इसी तरीके से जो आपकी ये वाली डिस्टेंस है, क्योंकि देखिए हम सारी डिस्टेंस जो है वो पोल से मेजर करते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर पोल को इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ। तो जो NC है इसको हम अप्रॉक्सीमेटली NP के ही बराबर ले सकते हैं, क्योंकि हमें गरज जो है पोल से है, ठीक है। तो हम NC को जो है, NC को क्या लिख सकते हैं, ठीक है, CB। इसी तरीके से NI, अब देखिए इसको इरेज करेंगे। इसी तरीके से आप देखिए NI, ये वाली डिस्टेंस, क्योंकि हमें फिर से पोल से डिस्टेंस मेजर करनी है, तो हम इस NI को अप्रॉक्सीमेटली PI के बराबर मानेंगे। NI को हम अप्रॉक्सीमेटली PI के ही बराबर मानेंगे, क्योंकि हमें पोल से डिस्टेंसेस मेजर करनी है, ठीक है। यानी NI को हम बेसिकली PI के बराबर मानेंगे। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए ये जो ऑब्जेक्ट से लेकर पोल तक दूरी होती है इसको आप कहते थे नाम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको यू से दिखाते थे। इसी तरीके से इमेज से पोल तक की दूरी को हम कहते थे इमेज डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये इमेज डिस्टेंस, ठीक है। और पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो दूरी है उसको हम कहते थे नाम रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, रेडियस सिंपली। अब देखिए चूंकि सारी इंसिडेंट रेज ऐसे आ रही है तो इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानेंगे, यानी पोल से जो भी डिस्टेंस इधर की तरफ मेजर होगी वो पॉजिटिव होगी, और पोल से जो भी डिस्टेंस इधर मेजर होगी वो नेगेटिव होगी। यानी मैं ऐसा कहूँ कि जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो बेसिकली नेगेटिव होगी, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, ठीक है, क्योंकि आगे वाली डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना है, क्योंकि इंसिडेंट रे जो है उधर की ही तरफ है। अब देखिए आप, अब इसी चीज़ पे हम फिर से आते हैं। देखिए ये जो अल्फ़ा है इसको हम लिख सकते हैं tan अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं tan अल्फ़ा, अभी अभी हमने देखा था यहाँ पर। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस बीटा को भी इस गामा को भी लिख सकते हैं tan गामा, और इस बीटा को भी लिख सकते हैं tan बीटा, tan बीटा बराबर बीटा, बीटा बराबर tan बीटा। अब देखिए इसको n1 भी था साथ में, प्लस इसको n2 था इधर, इज इक्वल टू यहाँ पर n2 माइनस n1। अब देखिए अब हमें तो इस tan अल्फ़ा की वैल्यू पता है, यानी मैं ऐसे लिखूँ n1 मल्टीप्लाइड बाई tan अल्फ़ा बराबर mn अपॉन on, लेकिन on को हमने माना था OP, क्योंकि पोल से डिस्टेंसेस मेजर कर रहे थे, तो मैं लिखूँ mn अपॉन
ओ पी प्लस N2 मल्टीप्लाइड बाई टेन गामा एम एन अपॉन एन आई था, लेकिन एन आई को हमने माना था पी आई, यानी एम एन अपॉन पी आई बराबर, अब देखिए टेन बीटा एम एन अपॉन एन सी, लेकिन एन सी को हमने जब पोल से मेजर किया था तो सी पी, उसको हमने नेग्लिजिबल माना था, वो डिस्टेंस जो थी बीच में, ठीक है, यानी एम एन अपॉन सी पी इंटू एन टू माइनस एन वन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए एम एन गोज, ठीक है, तो हमारे पास अब ऐसे आएगा एन वन अपॉन ओ पी, ठीक है, प्लस एन टू अपॉन पी आई इज इक्वल टू एन टू माइनस एन वन अपॉन सी पी। अब देखिए ये जो ओ पी है ये बेसिकली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ठीक है। इसी तरीके से जो पी आई है वो बेसिकली इमेज डिस्टेंस है, इसी तरीके से जो सी पी है वो बेसिकली आपके पास आर है। अब कुछ नहीं करना है, वैल्यू डालनी है। अब देखिए ओ पी के बदले हम क्या लिख सकते हैं, ओ पी के बदले हम यू लिखते, लेकिन वो नेगेटिव है तो माइनस यू, ठीक है, प्लस एन टू अपॉन पी आई के बदले वी लिखेंगे इज इक्वल टू एन टू माइनस एन वन अपॉन सी पी के बदले हम रेडियस ऑफ कर्वेचर आर लिखेंगे। अब थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एन टू अपॉन वी माइनस एन वन अपॉन यू इज इक्वल टू एन टू अपॉन एन टू माइनस एन वन अपॉन आर। ये आपके पास जो है स्फेरिकल रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला आया, लेकिन इसमें आप जो भी चीज़ें पुट करेंगे वो आप साइन के साथ पुट कीजिएगा, ये हमने डिराइव की है यहाँ पर।